हाय फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले की जो क्लास हुई थी उस पे ताम्र पाषाण काल के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी ताम्र पाषाण काल की ये आज दूसरी क्लास है। कल के क्लास में या इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने यह चर्चा किया कि ताम्र पाषाण काल का क्या अर्थ है, ताम्र पाषाण काल क्यों इसे ताम्र पाषाण काल कहा गया, ताम्र पाषाण काल का क्या क्या महत्व था और ताम्र पाषाण काल के कौन कौन से कहां कहां से प्रमुख स्थल मिले हैं, उन स्थलों से क्या क्या सामग्रियां मिली हैं। तो हम लोगों ने अभी तक मध्य प्रदेश में जो ताम्र पाषाणिक स्थल मिले हैं उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, जो पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र है, उसमें जो ताम्र पाषाणिक स्थल मिला है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जो पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र है वह ताम्र पाषाणिक स्थल के लिए बड़ा ही समृद्ध और उर्वर प्रदेश है। यहां से सबसे अधिक, मतलब कहने का यह तात्पर्य है कि सबसे अधिक ताम्र पाषाणिक स्थल इसी राज्य से मिले हैं। ताम्र पाषाणिक स्थल इस राज्य से जो मिले हैं उनमें प्रमुख हैं जोरवे, निवासा, चंदौली, इनामगांव, दायमाबाद। तो ये सब बड़े समृद्ध ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। ये इन स्थलों से क्या क्या सामग्री मिली है हम एक एक की चर्चा करते हैं। देखिए, जो जोरवे स्थल है, जोरवे जो स्थल है वह प्रवरा नदी एक बहती है महाराष्ट्र में। प्रवरा नदी या गोदावरी की सहायक नदी है, उसी के बाएं तट पर स्थित है और यह एक प्रकार से जो महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणिक स्थल है उसका प्रतिनिधि स्थल माना जाता है। इसीलिए जोरवे, निवासा, चंदौली, इनामगांव, दायमाबाद को सम्मिलित रूप से जोरवे संस्कृति की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यह जो जोरवे है वह ताम्र पाषाण काल का महाराष्ट्र में प्रतिनिधि स्थल है। इसीलिए इसको सम्मिलित रूप से जोरवे संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जोरवे, आपको फिर से बता दें, प्रवरा नदी के तट पे स्थित है, इसके बाएं तट पे स्थित है। अगली बात कि जो जोरवे संस्कृति है, जो जोरवे स्थल है, यहां से सोने के आभूषण भी प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण है। देखिए, ताम्र पाषाणिक स्थल है, तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ सोने के आभूषण मिलना भी अपने आप में एक विशिष्ट बात है। तो सोने के आभूषण की जो प्राप्ति होती है वह जोरवे नामक ताम्र पाषाणिक स्थल से होती है। ठीक, अगला देखिए, ये महत्वपूर्ण है। जो महाराष्ट्र की जो ताम्र पाषाणिक स्थल है वहां के जो लोग थे, या देखिए, हम यदि जोरवे संस्कृति कहें तो सीधे समझ जाइएगा हम पश्चिमी महाराष्ट्र के ताम्र पाषाणिक स्थलों की बात कर रहे हैं, जिसमें जोरवे है, निवासा है, चंदौली है, इनामगांव है, दायमाबाद है। सबको सम्मिलित रूप से हम जोरवे संस्कृति कहते हैं। देखिए, जोरवे संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखिए, यहाँ का जो मृदभांड मिला है, जो बर्तन मिले हैं वह टोटीदार होते थे। अभी तक देखिए, नव पाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में कहीं पर भी इस टाइप के है, या नव पाषाण काल में कहीं पर भी मृदभांड, इस प्रकार के मृदभांड की चर्चा नहीं है। टोटीदार मृदभांड किसकी विशेषता है? ताम्र पाषाणिक स्थल की, पश्चिमी महाराष्ट्र के ताम्र पाषाणिक स्थल की विशेषता है और जोरवे संस्कृति की विशेषता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो स्थल मिला है ताम्र पाषाण काल के, वहां से टोटीदार मृदभांड के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो टोटीदार मृदभांड के साक्ष्य कहां से मिलता है? जोरवे संस्कृति से। अगला देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है इस संस्कृति का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है दायमाबाद। इसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? पहली बात तो याद करिए कि जो दायमाबाद है वह गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। दायमाबाद कहाँ स्थित है? गोदावरी नदी के तट पे स्थित स्थल है।
सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए, ताम्र पाषाणी का स्थल है। अभी हम चर्चा किए हैं कि जोरवे संस्कृति से, जोरवे स्थल से सोने के आभूषण मिल रहे हैं। अब देखिए दामाबाद से क्या मिलेगा, तांबे के साथ साथ कांसे की वस्तुएं मिलने लगेंगी। महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि ताम्र पाषाण काल का जो मानव है उसे तांबे का भी ज्ञान था, उसे कांसे का भी ज्ञान था, उसे सोने का भी ज्ञान था। ठीक, देखिए दामाबाद से तांबे के साथ कांसे की वस्तुएं मिल रही हैं। अगला, रथ हाँकता मानव, इक्का गाड़ी का साक्ष्य, गणेश की मूर्ति के साक्ष्य, गेंडा के साक्ष्य, हाथी के साक्ष्य, सांड आदि के साक्ष्य, सारी वस्तुएं मिलते हैं। सारी वस्तुएं तांबे के द्वारा निर्मित है। तो इसका मतलब देखिए, गणेश की मूर्ति देखिए, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि गणेश की मूर्ति मिल रही है। महत्वपूर्ण यह है कि गणेश जैसे किसी गणेश देवता की पूजा ताम्र पाषाण काल में होती थी। अगला देखिए, हाथी मिलना, गैंडा मिलना। इसका मतलब यह है कि इस काल के लोग गैंडा से परिचित हो गए थे, हाथी से परिचित हो गए थे, सांड से परिचित हो गए थे। इसी को वृषभ कहते हैं। आपको पता है कि सैंधव काल में वृषभ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। बहुत ही पवित्र दृष्टिकोण से देखा जाता था यह। तो सांड से परिचित हो गया मानव ताम्र पाषाण काल का, हाथी से परिचित हो गया, गैंडा से परिचित हो गया। गणेश की मूर्ति मिलने का मतलब यह है कि लोगों को का धार्मिक जीवन में भी विश्वास था। ये लोग किसी गणेश जैसे किसी देवता की पूजा करते थे। ठीक, अगर हम आप पूछ सकते हैं, देखिए संस्कृति होगी तो कृषि होगा, पशुपालन होगा। कृषि पशुपालन जब होगा तो वहां पर बेटा समाधान सिस्टम भी होगा। अब समाधान कैसे करेंगे, कैसे समाधान वहां से मिला है, तो ताम्र पाषाण काल की बहुत बड़ी विशेषता है, यहां से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। कलश समाधान यदि कोई बात करे, सीधे दिमाग में आना चाहिए हम ताम्र पाषाण काल की बात कर रहे हैं। मृतकों को, अस्थियों को कलश में रख देते थे और कलश में रखने के बाद अपने घरों के फर्श के नीचे उनको उत्तर एवं दक्षिण दिशा में गाड़ देते थे। समाधान जो होता था वह कलश में होता था। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, उसकी अस्थियों को छोटे बड़े बड़े कलश में भर के रख देते थे, अपने घरों के फर्श के नीचे उत्तर और दक्षिण दिशा में गाड़ देते। देखिए आज भी जो आपका हिंदू समाज है, जो हिंदू लोग हैं, उनका विश्वास है कि मरने के बाद व्यक्ति का जो सिर होता है दक्षिण दिशा में कर दिया जाता है। नहीं, पैर दक्षिण दिशा में करते हैं और सिर को उत्तर दिशा में करते हैं। जीवित व्यक्ति देखे मना किया जाता है कि दक्षिण दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। ठीक, तो देखिए, तो इसका मतलब यह लोग ऐसी किसी धार्मिक विश्वास को मानते थे। अपने समाधान में वो लोग पूरा उसका नियम का पालन करते थे। जो अपना समाधान करते थे उसमें वह उत्तर एवं दक्षिण दिशा में उसको गाड़ देते थे। महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, कुछ ऐसी अस्थियां मिली हैं, बच्चों की कुछ ऐसी अस्थियां मिली हैं जो यह बताती हैं कि वह स्कर्वी रोग से पीड़ित थी। स्कर्वी रोग के लक्षण हड्डियों में मिले हैं। तो महत्वपूर्ण है। कभी भी परीक्षा में पूछ दिया गया है कि कहां से, किस काल से स्कर्वी रोग का प्रमाण मिला है, तो ताम्र पाषाण काल से स्कर्वी रोग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अगला महत्वपूर्ण देखिए तथ्य क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला जो इसका महत्वपूर्ण स्थल है पश्चिमी महाराष्ट्र का निवासा। निवासा से महत्वपूर्ण क्यों है? निवासा से पटसन के साक्ष्य मिलते हैं। पटसन के साक्ष्य मिलते हैं। रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। चाक निर्मित लाल विधभांड के साक्ष्य मिलते हैं। निवासा से क्या मिलता है? पटसन, रेशम के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को
वस्त्रों के बारे में भी अब जानकारी होने लगी थी। रेशम से परिचित व्यक्ति हो रहा है, पटसन से परिचित व्यक्ति हो रहा है। ताम्रपाषाण काल का जो मानव था पटसन से परिचित था और रेशम से परिचित था। और चाक निर्मित लाल रंग के विद्भांड, मतलब चाक से जो बर्तन बनते थे वह किस कलर के होते थे? लाल रंग के होते थे। तो चाक निर्मित लाल विद्भांड भी यहाँ से मिला है, निवासा से। अगली बात देखिए, इसका एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, कौन सा है? इनाम गांव। इनाम गांव से क्या मिला है? महत्वपूर्ण है। इनाम गांव से बच्चों देखिए किलाबंद बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। इनाम गांव महत्वपूर्ण है, ताम्रपाषाणी का स्थल। किलाबंद बस्ती के प्रमाण मिलेगा, जो बस्ती होगी उसकी चारों तरफ से किला, उसको किलाबंद कर दिया जाएगा। अगला 5 कमरों वाले मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि 5 कमरों वाले मकानों के साक्ष्य किस ताम्रपाषाणी का स्थल से मिलते हैं? वह है इनाम गांव। या दूसरा प्रश्न बनेगा पटसन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? वह है निवासा। अगला पूछ देगा कि रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? वह है निवासा। इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, हम अब चल रहे हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में देखिए आप, ये जो इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं, ताम्रपाषाणी का स्थल है, तो ब्रह्मगिरी है, मास्की है, पिकलीहल है, संगनकल्लू है। ब्रह्मगिरी है, मास्की है, पिकलीहल है और संगनकल्लू है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो स्थल हैं, तो दक्षिण भारत के जो स्थल हैं वहां से चरवाहा संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। दक्षिण भारत के जो भी ताम्रपाषाणी का स्थल हैं वहां से चरवाहा संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। चरवाहा संस्कृति का मिलने का मतलब यह है, यह लोग कृषि की अपेक्षा, ये लोग कृषि की अपेक्षा पशुपालन पे ज्यादा जोर देते थे। ठीक है, कृषि की अपेक्षा पशुपालन का ज्यादा प्रिय था। अगली बात, यहां से ही जो दक्षिण भारत के जो ताम्रपाषाणी का स्थल है वहीं से हमें राख के टीले के प्रमाण मिलते हैं। राख के टीले के प्रमाण, चरवाहा संस्कृति के प्रमाण, चाक निर्मित विद्भांडों के प्रमाण और धातुओं के प्रयोग के साक्ष्य। इतना महत्वपूर्ण फैक्ट है। चरवाहा संस्कृति के प्रमाण, राख के टीले के प्रमाण, धातुओं के प्रयोग के साक्ष्य और चाक निर्मित विद्भांडों के साक्ष्य। तो देखिए और अन्य भी स्थल हैं ताम्रपाषाण काल के, लेकिन जो हम चर्चा किए हैं पश्चिमी महाराष्ट्र के जो स्थल हैं, दक्षिण भारत के जो स्थल हैं, मध्य प्रदेश के जो स्थल हैं, उन्हीं स्थलों से ज्यादातर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला आपको दिमाग में रखना है कि ताम्रपाषाण काल का क्या क्या महत्व था। ताम्रपाषाण काल क्यों महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में, और ताम्रपाषाण काल से क्या क्या क्वेश्चन बनेगी परीक्षा में, इसको देखिए और इसको नोट करिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यह है, पहला कि समस्त भारत में, पूरे भारत में ग्रामीण कृषि समुदायों का गठन, समस्त भारत में ग्रामीण कृषि समुदायों का गठन इसी काल में होता है। ठीक है, ग्रामीण कृषि समुदायों का गठन, याद करिएगा, संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषि समुदायों का गठन ताम्रपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। बच्चों ध्यान में रखिएगा दिमाग, और हमेशा दिमाग में रखिएगा ताम्रपाषाण काल नगरीकृत सभ्यता नहीं है, विशुद्ध रूप से ग्रामीण सभ्यता है। अगली बात, इस संस्कृति के जो लोग थे वह तांबा गलाने की विधि जानते थे। तांबा गलाने की विधि का ज्ञान था। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं रथ हाँकता मनुष्य मिल रहा है, गणेश की मूर्ति मिल रही है, हाथी की मूर्ति मिल रही है, गैंडा की मूर्ति मिल रही है। ये तांबे को गलाने की विधि को नहीं जानते थे, तो उसका सांचा का रूप, सांचे में उस टाइप की आकृति नहीं दे पाते, गैंडा की आकृति या गणेश की आकृति, तो तांबा गलाने की विधि से लोग परिचित थे। ठीक, अगला चाक निर्मित, देखिए चाक निर्मित का लाल एवं काले बर्तनों का इस्तेमाल होता था। ताम्रपाषाण काल में चाक निर्मित
लाल एवं काले मृदभांडों का बहुतायत प्रयोग किया जाता था। इसका जो मुख्य मृदभांड है, जो सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड है, उसको बोलते हैं BRW। BRW माने ब्लैक एंड रेड वेयर, लाल एवं काला एवं लाल मृदभांड। और इसका जो सर्वाधिक विशिष्ट मृदभांड है क्या है? OCP। इसी को बोलते हैं गैरिक मृदभांड। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या बताया था आपको? यहीं से टोटीदार मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। तो काला एवं लाल मृदभांड, गैरिक मृदभांड OCP और टोटीदार मृदभांड, तीनों मृदभांड ताम्रपाषाण काल में पाए जाते हैं, यहां से मिले हैं, इसके साक्ष्य बच्चों मिले हैं। अगला कि इसी संस्कृति के लोग प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े गांव बसाते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो गांव बसने की जो प्रक्रिया आरंभ होती है वह ताम्रपाषाण काल में प्रारंभ हो जाती है। अगला जो फैक्ट है महत्वपूर्ण है, यह लोग मिट्टी के गारे से आयताकार एवं वृत्ताकार मकान बनाते थे। तो आयताकार एवं वृत्ताकार जो मकान बनता था, आयताकार व वृत्ताकार जो मकान बनता था वह ताम्रपाषाण काल में बनना प्रारंभ हुआ था। और इसमें किसका इस्तेमाल होता था? मिट्टी के गारे का, मिट्टी को गीला करके उससे मकान बनाते थे। नरकंडे की सहायता, सरकंडे की सहायता से उसका निर्माण होता था। आगे देखिए महत्वपूर्ण यह है कि देखिए धार्मिक आस्था भी थी, क्योंकि वृषभ की मूर्ति मिल रही है, वृषभ के प्रमाण मिल रहे हैं, मातृ देवी के प्रमाण मिल रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि ताम्रपाषाण काल के लोगों का धार्मिक आस्था भी थी। आपको बताए हैं कि लोग अपने शवों को जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी अस्थियों को कलश में रख के उसका समाधान करते थे, जिसे कलश समाधान कहा जाता है। तो कलश समाधान का मिलना, वृषभ की मूर्ति मिलना, मातृ देवी की मूर्ति मिलना, यह बताता है कि ताम्रपाषाण काल के लोगों का धार्मिक जीवन में विश्वास था। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है देखिए अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, अग्निकुंडों से अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। अग्नि पूजा के प्रमाण गणेश की मूर्ति का मिलना, वृषभ की मूर्ति का मिलना, मातृ देवी का मूर्ति का मिलना, यह सब बताता है कि ताम्रपाषाण काल के लोगों का धार्मिक जीवन में विश्वास था और अपने शवों को इस प्रकार से वह उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। इसका मतलब उनको वह विधि भी ज्ञात थी कि मरने के बाद व्यक्ति को किस दिशा में उसका समाधान किया जाए। तो देखिए ताम्रपाषाण काल बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। जितना स्थल बताए हैं सबको ध्यान से पढ़िएगा। ताम्रपाषाण काल का क्या क्या महत्व है, किस स्थल से रेशम के साक्ष्य मिलते हैं, किस स्थल से पर्सन के साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से OCP मिलता है, कहाँ से BRW मिलता है और कहाँ से पत्थर की वस्तुएं नहीं मिली हैं, कौन सा स्थान ताम्बोती के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा सबसे बड़ा ताम्रपाषाणी का स्थल है, सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आज हम ताम्रपाषाण काल को समाप्त करते हैं। हमारे कल से जो क्लास चलेगी वह अगली क्लास लौह काल पे चलेगी, उसके बाद हम शैदो सभ्यता पे आएंगे। धन्यवाद।